हेलो फ्रेंड्स। हमने आपको आर्टिकल 43 ए बताया था। उसमें उस आर्टिकल 43 ए है वो 42वें अमेंडमेंट 76 द्वारा जोड़ा गया था। 76 में जोड़ा गया था श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी। मतलब जो श्रमिक हैं वो क्या होंगे, वो वास्तव में श्रमिक जो हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको हमने इस संशोधन के माध्यम से क्या किस तरह का राज्य जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा ताकि जो जिन उद्योगों में श्रमिक काम करते हैं वो उनके शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया है कि जो आर्टिकल 43 ए है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और उसने ये सुनिश्चित किया कि श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी हो। वे न केवल वहाँ मजदूर रहें बल्कि वे क्या करें, वे उनके मालिक भी बन सकें और श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंध में स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब हम आते हैं आर्टिकल 43 बी पर, या अनुच्छेद 43 खा। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के लिए नया है, इसलिए इसको ये भी मतलब काफ़ी पूछा भी जाता है और आप लोग याद रखेंगे। 2011 में जोड़ा गया। इसका मतलब ये था कि राज्य सहकारी समितियों के निर्माण, संचालन व प्रबंधन में सहायता देगा। आपने देखा होगा सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव जो कमेटी है उनकी स्थापना करवाने के लिए राज्य सहायता देगा, उनका प्रबंधन खुद करवाएगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सरकारी, कुछ शेयर सरकार के हैं और कुछ पब्लिक के होंगे। तो इस तरीके से भी सहकारी समितियां बनाएगी। मतलब राज्य अपने और अपने जनता के माध्यम से एक समन्वयकारी समितियां, सहकारी समितियों के माध्यम से काम को संचालन करवाने के लिए सुनिश्चित करेगा। ऐसी पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है ना। 97वें अमेंडमेंट द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा, जैसे पहले पंचायतों का उल्लेख उसमें था लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन अब जब से 73वां संविधान संशोधन हुआ है तब से पंचायतों को ये अधिकार मिला। ऐसा ही सहकारी समितियों का जो 97वां संविधान संशोधन हुआ उनसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भाग 9 खा में अनुच्छेद 243, 243 ZJ, ZH से ZT तथा अनुच्छेद 43 खा जोड़े गए हैं। इसमें ये जो आर्टिकल हैं वो जोड़ने के बाद 91C में सहकारी समिति गठन को मूल अधिकार बना दिया गया है। मतलब कोई भी अपनी सहकारी समिति, कोई भी कोऑपरेटिव कमेटी बना सकता है, उसके लिए ये उसका मूल अधिकार है, उसका ये फंडामेंटल राइट है। अब अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 की बात करते हैं। इसमें क्या है, ABDPS है। इसमें क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा। कौन? राज्य करेगा। राज्य ऐसा सभी नागरिकों के लिए समान संहिता लागू करना आवश्यक है। और ये बड़ा विवादित रहा था मुद्दा, और इसको आर्टिकल 44 में रखा गया। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए सिविल संहिता जो हो वो समान रूप से लागू हो। अभी भी लागू नहीं हो पाई है हमारे यहाँ। तो समान नागरिक संहिता सिर्फ एक राज्य गोवा में लागू है। ऐसा क्योंकि जो मोमडन्स हैं वो कौन सा मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, शरीयत लॉ को मानने वाले हैं। इसीलिए वो सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता है, उनको नहीं मानना चाहते। इसीलिए इसको लागू करने में दिक्कत आ रही है। और जो अभी NDA की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उससे कई बार मांग की गई है और ऐसा सुना भी गया है, आपने देखा भी है। अभी तो 3 तलाक का जो मुद्दा हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मुस्लिम विरोध के कारण लागू नहीं हो पाई है सिविल संहिता, और 3 तलाक का मुद्दा इसी से संबंधित है।
क्योंकि जो मोमडन्स हैं वो कहते हैं कि हम कोई भी हमारे ऊपर शरीयत लॉ लागू है और हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं या सामाजिक जो क्रियाकलाप है वो कहाँ से प्रेरित है, वो शरीयत लॉ से प्रेरित हैं, इसीलिए हम कोई भी और लॉ को नहीं मान सकते। ठीक है ना। ऐसे ही 3 तलाक का मुद्दा जब उठा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना उसका विरोध किया गया। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 45 ये क्या कहता है? ये कहता है कि 0 से 14 वर्ष तक बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, हमने बताया नहीं था, वहाँ पे चार्ट बनाया था कि इसने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तीनों में ये संशोधन किया गया था और यहाँ भी आ गया है ये। और ये अनुच्छेद 45 में रखा गया है और मूल अधिकारों में ये कहाँ जोड़ा गया था? 21A में, है ना। और 0 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सब वही जोड़ा गया था। 0 से 14 वर्ष तक के बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू कर दिया गया है। 2010 से ये अप्लाई है, संविधान संशोधन के बाद किया जा चुका है। और अब हम वर्णन करते हैं किसका? आर्टिकल 46 का। ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य SC, ST व OBC की शिक्षा व आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देगा, ठीक है ना, तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी हमारे यहाँ जो पॉलिसीज ऐसी चल रही हैं जो केवल SC, ST और OBC के लिए हैं। जैसे जो पॉलिसीज़ हैं, जो आपने देखा कंपटीशन में बहुत सारी तैयारी जो केंद्र करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है और आरक्षण की जो व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक अन्याय को कम करने वाली जो भी पॉलिसीज़ हैं सरकार की, वो इसी को ध्यान में रख कर की गई हैं। अब आते हैं आर्टिकल 47 पर। राज्य पोषाहार स्तर व सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। नशीली दवाओं, मदिरा मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, शराब, मादक द्रव्यों का निषेध करेगा, ठीक है ना। अब हमें यही नहीं देखना है कि हमारे यहाँ केवल पॉलिसीज वेलफेयर वाली रहें, हमारे जो नागरिक हैं वो किसी ऐसी नशीले पदार्थों के सेवन से बचें ताकि वो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और हमारा समाज जो है वो दूषित ना हो। तो इसकी भी व्यवस्था राज्य करेगा। ये देखा गया है कि बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में आज शराबबंदी है, आपने देखा ही होगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय भी तंबाकू और गुड़ से जो बने पदार्थ हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है, यूपी में भी, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार अपने स्तर पर काम करती रहती है और इन सब पॉलिसीज़ को ध्यान में रख कर के अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। अब जो आर्टिकल 48 है, राज्य कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण व वैज्ञानिकीकरण करेगा। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं का वध रोकेगा तथा इनका नस्ल सुधार करेगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी बात है कि राज्य को कृषि, पशुपालन मतलब जो दूध देने वाले हैं उन सब में उनकी नस्लें, उनके जो रोग हैं, उनकी नस्ल सुधार वो अच्छे हों ताकि अच्छे से दूध और जो अन्य उनसे संबंधित पदार्थ हैं उनका न केवल राज्य के लिए बल्कि समाज के लिए उपयोग किया जा सके, ऐसी उनकी व्यवस्था करेगा। अगर राज्य का स्वास्थ्य के प्रति, मनुष्यों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी है तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा हमारे नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कौन सा कहता है? 48। अब आते हैं 48A में। ये 42वें संविधान संशोधन, पर्यावरण संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार भी पूछा गया है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। 48A है ये। 48A में 42वें अमेंडमेंट द्वारा पर्यावरण संरक्षण
तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा। गौ हत्या का मुद्दा हो, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार आदि इसी से संबंधित है। मतलब एनजीटी की स्थापना, गौ हत्या का मुद्दा, और आपने देखा होगा कि टाइगर, हमारे कितने सारे रिजर्व हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सब की व्यवस्था करना, इनका रखरखाव करना, ये सब आर्टिकल 48A के तहत ही है। पर्यावरण संरक्षण और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। कोई भी, आपने देखा होगा कि काले हिरण को मारने के लिए सलमान खान पर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि वन्य जीव और वन्य जीवों का संरक्षण हमारा क्या है, पॉलिसीज बनाई हुई हैं सरकार ने, उनको इसी डीपीएस को ध्यान में रख करके। ठीक है ना? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस पर आपको वीडियो बना के आपको डाल देंगे। अब आते हैं आर्टिकल 49, ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ये आपका क्या है, एक नया डीपीएस है, और इसका आपने देखा होगा कि झांसी है, जैसे ये तो झांसी का किला, और भी कई स्मारक है, कई धरोहरें हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व के बहुत है। तो उनको संरक्षण देने के लिए, उन स्मारकों की रक्षा करने के लिए, उनका रखरखाव और उनकी देखभाल के लिए सबको क्या करेगा, राष्ट्रीय, हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है। और भारत सरकार के बाद कई ऐसे संग्रहालय हैं, इनके तहत बहुत सारी, जो एक पूरा डिपार्टमेंट ही काम करता है इसको लेकर के। तो ये जो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उनकी रक्षा करना भी सरकार का दायित्व बना रहे। सरकार इनको ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाए, इसीलिए हमारे आर्टिकल 49 में इसको जगह दी गई है और ये डीपीएस बनाया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 50। ये बड़ा बढ़िया वाला है, इसको ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि सरकारें जो होती हैं वो न्यायालय को, अभी आपने देखा कि जो कौन से न्यायाधीश हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे का कमेटी में थे, वो रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा का जब सीट दिया गया है तो बड़ा हड़कंप हुआ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक गठजोड़ हो गया है, और इसीलिए उनको इनाम दिया गया है। न्यायाधीश को नहीं दिया जाना चाहिए था ये राज्यसभा की सीट, ऐसा सब विवादित रहा है। तो ये जो आर्टिकल 50 है वो कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहें, ये एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करें, ये आर्टिकल 50 सुनिश्चित करता है। और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी जो पॉलिसीज बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहें। ठीक है ना? अब आते हैं आर्टिकल 51 पर, जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा भारतीय विदेश नीति संबंधित निदेशक तत्व मुख्य आदर्श क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा। भारत ने आज तक कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हमारी जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव है। अगर हमें पर कोई आक्रमण करता है तो हम उसका जवाब देते हैं रक्षात्मक रूप से, लेकिन ये नहीं कि हम अपने देश की सीमाओं में वृद्धि करने के लिए या साम्राज्यवाद की नीति अपनाते हुए किसी पर आक्रमण कर दें। ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी। ये हमारा आर्टिकल 51 ऐसा कहता है, क्योंकि ये जो नीति निदेशक तत्व है, सरकार अपनी विदेश नीति इसको ध्यान में रखकर बनाती है। राष्ट्रों के मध्य न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध रखे जाएं। जब हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस हो, उनमें बहुत दूर दूर से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है ना। तो राष्ट्रों के मध्य आपसी न्याय सामन, अभी कोरोना के लिए भी सार्क देशों की और G20 के देशों की बैठक करवाई गई। तो सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ समान न्याय व्यवहार
करना, ये हमारी पॉलिसीज ही हैं। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों का आदर करना। भारत कभी भी संधियों का जो की गई हैं उनका उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा आपको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से समाधान करवाना, मतलब ये है कि बातचीत के माध्यम से कोई भी मुद्दा हो सुलझाया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। अगर भारत को लगता है कि विश्व की कोई समस्या है तो खुद भारत हमेशा मध्यस्थता करने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए प्रयासरत रहता है, आपने देखा होगा। तो ये सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये क्या हैं, यहाँ तक आपके ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के जो निदेशक तत्व हैं, उनमें कुछ पर गांधीवादी हैं, उदारवादी हैं। तो ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे कि क्या है, ये बताएंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, अब हम इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।